गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम अपनी CBSE क्लास 10th इंग्लिश NCERT की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर है जिसमें एक छोटी सी लड़की एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक है। ये अपनी डायरी के ज़रिए अपनी फीलिंग्स, अपने स्ट्रगल्स और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंसेस शेयर करती है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि पेशेंस, होप और पॉजिटिविटी का भी लेसन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एन फ्रैंक की डायरी की इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग जर्नी। ये चैप्टर एक रियल डायरी एंट्री पर बेस्ड है। हम में से अक्सर काफ़ी लोग डायरी एंट्री करते हैं। कुछ लोग डेली डायरी में अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, कई लोग वीकली लिखते हैं, कई लोग मंथली लिखते हैं, मतलब जब जैसे जिसका मन करता है वैसे लिखते हैं। बेसिकली डायरी इसलिए लिखी जाती है ताकि हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें थ्रू राइटिंग, और जो हम किसी और से ये सब बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं, ये हम नहीं कर पाते हैं, तो भी हम डायरी में अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस लिख देते हैं। ये चैप्टर भी एन फ्रैंक की रियल लाइफ पर बेस्ड है। एन फ्रैंक एक 13 ईयर्स ओल्ड एक छोटी बच्ची है, टीनेजर है। उसे अपने बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट मिली होती है और तभी से वो इस डायरी में अपने एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू करती है। ये डायरी एन फ्रैंक के लिए एक फ्रेंड भी है देखा जाए तो। एन अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और इसने इसका एक नाम भी रखा है, किटी। और वो इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड इसलिए मानती क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई ऐसा तो है ही नहीं जिससे वो अपनी दिल की बातें खुलकर बता सके, या वो बातें कहीं और नहीं जाएंगी। मतलब वो पूरा ट्रस्ट करती है अपनी फ्रेंड किटी पर, जो कि इसकी डायरी है। इस चैप्टर में वो अपने स्कूल के एक्सपीरियंसेस शेयर करती है। वो बताती है कि टीचर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे। स्पेशली वो अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग के बारे में बताती है। वैसे अगर आप ये एक प्रॉपर बुक है एन फ्रैंक की डायरी की, आप वो पूरी बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको उस समय का जो हिस्टोरिकल जो टाइम पीरियड था जिसमें हिटलर के बारे में, उसके नाजिज्म फासिज्म के बारे में आपको पता चल पाएगा। उसकी लाइफ ने, क्योंकि वो लोग जूस थे और तो जूस को कितनी ज़्यादा मुश्किलें उस समय हो रही थी, वो सब आपको उस डायरी के थ्रू पता चल जाएगा। ये प्रॉपर एक बुक मार्केट में अवेलेबल है। हमारे कोर्स में इसका एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें वो अपने मैथ्स टीचर के बारे में बता रही है, मिस्टर कीजिंग के बारे में बता रही है, और वो एक फ़नी पनिशमेंट के बारे में बताती है। मिस्टर गीजिंग एन को ज़्यादा बात करने की वजह से पनिश करते हैं, क्योंकि अक्सर जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, 13-14 साल के, 12 साल के, मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, अक्सर बहुत बातें करते हैं क्लास में। तो मिस्टर गीजिंग जो उसके मैथ्स के टीचर है, वो उसको बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से पनिश करते हैं और उससे एक्स्ट्रा एसेस लिखने के लिए कहते हैं एज हर पनिशमेंट। एन उन एसेस को क्रिएटिव तरीके से लिखकर सबको इम्प्रेस कर देती है। जैसे एक एसे में वो लिखती है कि टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट स्ट्रेट। और एक में वो तो उसने एक फ़नी पोएम भी लिखी होती है जो सबको पसंद आती है। हमें इस चैप्टर से, हमें एन की डायरी से, हमें उस जिस बुक की मैं बात करी उससे एन की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। ये डायरी एंट्रीज जो है, इससे हमें एन की इंटेलिजेंस, उसका ह्यूमरस और क्रिएटिव पर्सनालिटी का पता चलता है। वो एक नॉर्मल टीनेजर है जो अपने स्कूल, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के एक्सपीरियंस को लिखकर अपने दिल को यहाँ पर हल्का कर लेती है। इस चैप्टर का जो मैसेज है वो ये है कि अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है लाइफ में, अच्छा बुरा, खासकर बुरा, अगर हम उसको किसी से शेयर नहीं करते हैं तो हमारा दिल उस चीज़ से भर जाता है, और जब हमारा दिल धीरे धीरे भर जाता है तो हमें मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से हम बीमार होने की हमारी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हर इंसान को, चाहे किसी अपने दोस्त के साथ या अपनी डायरी के साथ या अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने मन को हल्का कर लेना चाहिए अपनी इनर फीलिंग्स को शेयर करके। हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव साइड होती है, तो यही साइड हमें एन फ्रैंक की डायरी से उसको पता चलती है। डिफ़िकल्टीज़ और पनिशमेंट्स को, मतलब एक मैसेज ये भी है इस
इस चैप्टर का कि हम डिफ़िकल्टीज और पनिशमेंट को भी हम पॉजिटिविटी और ह्यूमर के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ एक डायरी एंट्री नहीं है, बल्कि एक यंग माइंड की मेच्योरिटी और पॉजिटिविटी का भी रिफ्लेक्शन है, जो हमें इंस्पायर करता है कि हम भी अपने स्ट्रगल का सामना एक स्माइल के साथ कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। पहले हम इस चैप्टर की मतलब एन फ्रैंक की बैकग्राउंड स्टोरी पता करते हैं, पढ़ते हैं, जो यहाँ पर लिखी गई है बिफोर यू रीड में। यहाँ पर पहली लाइन में एन फ्रैंक का पूरा नाम लिखा हुआ है, एनालिस मैरी एन फ्रैंक। ये 12 जून 1929 में बॉर्न हुई थी, और इनकी जो डेथ है वो एग्जैक्ट नहीं पता, पर फेबररी और मे बी मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल है। मैंने आपको जैसे बताया कि इनकी फैमिली जूइश थी, ये लोग ज्यूस रिलीजन से बिलोंग करते थे, और उस समय जो जर्मनी में हिटलर थे वो एंटी ज्यूस थे, तो वो सबको डिकैम्प कर रहे थे। तो ये इनकी लाइफ इनकी जो फैमिली थी वो उस चीज़ से बच रही थी। तो इनका जो फुल नेम है वो है एनालिस मैरी एन फ्रैंक। शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 एंड डाइड ऑन मे बी फेबररी और मार्च 1945। शी इज़ अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये अपनी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड्स में है, वहाँ ये रहती थी। 1930s में जब नाजीज़ यानी कि हिटलर की पार्टी का नाम था नाजीज़। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। शी वॉज बॉर्न जूइश गर्ल हु रॉट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली। तो अपनी फैमिली के साथ ही मतलब ये छुपी हुई थी। 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की है। इनकी फैमिली जो है वो एम्स्टर्डम से मूव हो गई थी, वहाँ छुप गई थी आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स। 1930s में जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड था, तो नाजी यानी कि हिटलर की पार्टी ने जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया था, उनकी पावर आ गई थी। तो उन्होंने ज्यूज़ बेसिकली एक रिलीजन होता है, उन पर काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया था। तो एन अपने परिवार के साथ जर्मनी से भागकर नीदरलैंड्स में चली गई थी। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms of her father Otto Frank's office building. तो इनकी जो फैमिली है ये छुप कर मतलब 1942 जुलाई में इनकी फैमिली छुप गई थी, और जो इनके फादर ऑटो फ्रैंक्स की ऑफिस बिल्डिंग थी वहाँ पर कुछ हिडन रूम्स थे, तो ये वहाँ पर छुपे रहे थे ऑलमोस्ट 2 साल तक। लेकिन जो जर्मनी है, मतलब ये एम्स्टर्डम से नीदरलैंड गई, लेकिन नाजीज़ ने फिर जल्दी ही नीदरलैंड्स पर भी कब्जा किया, और इनका जो ज्यूज़ पर एक्सप्लोटेशन था, इनका जो अत्याचार था, रिस्ट्रिक्शंस और भी ज़्यादा बढ़ गए। अब जुलाई 1942 में एन फ्रैंक को उसका परिवार, मैंने जब आपको बताया कि ऑटो फ्रैंक्स यानी कि उनके फादर के ऑफिस बिल्डिंग में एक हिडन पार्ट था जिसका एक नाम भी है एनेक्स, जो कि शायद यहाँ पर मेंशन होगा, वहाँ पर ये छुप गए। वहाँ ये ऑलमोस्ट 2 साल तक छुपे रहे, अपने मतलब ये दोस्तों के साथ मिलकर छिपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन वेल्सन विद डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। 1944 में उनका हाइडिंग प्लेस जो था वो उसमें उनके साथ धोखा हो गया, और उन्हें पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, जो कि ये नाजीज़ का था। और वहाँ पर ये और इनकी बहन मार्गरेट, इनकी मौत बर्जन वेल्सन कैंप में टाइफस की वजह से हो गई। जो और कुछ दिनों मतलब जब इनको डाला गया ना इसमें, तो इनकी एक आखिरी फ़ोटो भी आई थी इनकी सिस्टर के साथ। उसके बाद ये एग्जैक्टली किस दिन मर गए ये हमें कंफर्म नहीं है। अगर हम ऑटो फ्रैंक की बात करें, हर फादर ऑटो वॉज ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो एन के जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, वही इनकी फैमिली में इकलौते ऐसे इंसान थे जो बचे थे, और वही एम्स्टर्डम में
वापस आए थे एम्स्टर्डम, मतलब नीदरलैंड, ये एम्स्टर्डम से नीदरलैंड के, फिर नीदरलैंड से बचकर वापस आए थे जब वॉर एंड हुआ। सो वॉर ख़त्म होने के बाद जो ऑटो फ्रैंक वापस आए, उन्हें एन फ्रैंक की डायरी मिली जो बच गई थी। तो इन्होंने क्या किया, जब इनको ये डायरी मिल गई तो ही कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड कि ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यह बुक मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, तो आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो ओटो फ्रैंक ने डायरी को पब्लिश कराया, उन्हें लगा कि ये तो बड़ा ही यूनिक और वैल्यूएबल रिकॉर्ड है, और इस डायरी का नाम भी रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सो द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। मैंने आपको बताया था ये उनके 13th बर्थडे पे मिला था, और तभी से ही उसमें क्रॉनिकल्स जो थे इवेंट्स के उनकी लाइफ में 12 जून 1942 से लेकर जब तक उनकी फाइनल एंट्री थी 1 अगस्त 1944, जब तक वो पकड़े नहीं गए, उनको कंसंट्रेशन कैंप में नहीं डाला गया, तब तक का वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल का, 2 साल 2 महीने का ऑलमोस्ट रिकॉर्ड उसमें था, राइट। सो इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मेनी लैंग्वेजेस। इसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है ना इस डायरी की, वो डच है। उसके उसके बाद इसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और ये दुनिया की मोस्ट वाइडली रीड बुक्स में से एक है। दे हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया, और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। इस डायरी पर कई फिल्म्स, मूवीज़, प्लेज और ओपेरा भी बन चुके हैं। और डायरी को एक मेच्योर और इंसाइटफुल माइंड का नाम, मतलब काम माना जाता है, जिसमें नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान एक यंग लड़की की फीलिंग्स और स्ट्रगल्स को दिखाया गया है। अब आज जो है एन फ्रैंक को एक सिंबल माना जाता है करेज और इनोसेंस का। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. So डायरी को एक मेच्योर और इंसाइटफुल माइंड का काम माना जाता है, जिसमें नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान एक यंग लड़की की फीलिंग्स और स्ट्रगल्स को बताया गया है। और जो आज की डेट में ना एन फ्रैंक एक सिंबल बन गई है, द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम। इनको एक सिंबल माना जाता है करेज और इनोसेंस का। और हॉलोकॉस्ट विक्टिम का में सबसे ज़्यादा डिस्कस करने, मतलब ये हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन सारे विक्टिम्स में एन फ्रैंक सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई हैं, मतलब ये डिस्कस होने वाले पर्सन है। सो एन फ्रैंक एक छोटी सी लड़की है जिसके सपने बहुत बड़े थे। सो उनकी डायरी ने उनको दुनिया की दुनिया को दिखाया, मतलब उनकी डायरी ने दुनिया को दिखाया कि एक यंग लड़की भी कितनी मैच्योर और समझदार हो सकती है। ये डायरी हमें उनके पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि ये भी बताती है कि एक बड़े इतिहास, मतलब हिस्टोरिकल एरा को सच भी समझाती है। मतलब ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये डायरी किसी एंटी नाजी ने लिख दी होगी, नहीं, ये एक बच्ची ने लिखी है जो सिर्फ 13 साल की है। और बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो किसी एक चीज़ से एंटी या प्रो के नहीं लिखते, वो वही फील करा उसने जो उसके साथ हुआ। तो इसलिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हिस्टोरिकल एविडेंस मान सकते हैं हम उस टाइम पीरियड का, ठीक है। सो चलिए ये एक एक्टिविटीज़ को हम पढ़ते हैं। डू यू कीप आर डायरी? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आप डायरी लिखते हैं तो आपके पास कोई डायरी है तो। सो यहाँ पे कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के, हमें मैच करने से। जर्नल, डायरी, लॉग, मेमोइर्स। तो ये क्या होता क्या है, देखिए जर्नल क्या होता है। सो जर्नल होता है a full record of a journey, a period of time or an event written every day. तो एक जर्नी का जो रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में या एक इवेंट के बारे में, जो हर रोज़ लिखा जाता है उस जर्नी से रिलेटेड। डायरी क्या होती है? डायरी होती है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है,
A book with a separate space or a page for each day in which you are writing down your thoughts and feelings on what has happened on that day. Log क्या होता है? Log basically एक written record होता है with times and dates usually official. Memoirs क्या होता है? ये एक record होता है person की अपनी life का, उसकी अपनी लाइफ और एक्सपीरियंस का. यूजुअली ये एक फेमस पर्सन के लिए लिखा जाता है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ हेयर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड, यूज द डेफिनेशन अबव. ये वाली डेफिनेशंस को यूज़ करना है टू डिसाइड विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी, अ जर्नल, अ लॉग और अ मेमोर. तो चलिए पढ़ते हैं. पहला, आई वॉक अप very late today and promptly got a scolding from mum. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? तो बताइए ये क्या है? ये डायरी है या जर्नल है या फिर लॉग है या मेमोयर है? सो देखिए ये एक ये एक डायरी है, क्योंकि इस तरह की जो ये यहाँ पर इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस हम अपनी डायरी में लिखते हैं. अगला है यहाँ पर एक क्रॉनिकल्स लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ है टाइम के हिसाब से. 10 AM वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर. 1 PM had lunch with chairman. 5:45 received Rahul at the airport. 9:30 PM dinner at home. ये इस तरह से जब हम एंट्री करते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉग. लॉग एक रिटन रिकॉर्ड होता है इवेंट्स का विथ टाइम, डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल. तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो इसलिए ये हो गया लॉग. नेक्स्ट है, the ride to Ooty was uneventful. We rested for a while every 50 kilometer or so and used the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Ooty we went on to Bangalore. What a contrast. The noise and pollution of this once beautiful city really broke my heart. तो ये एक जर्नी के बारे में है. तो जो रिकॉर्ड जर्नी को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं जर्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी ऑल वेट एंड रेक्ड आउटसाइड RK Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in मेरा नाम जोकर and he cast me on the spot. The rest as they say is history. तो ये एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो राइटिंग किसी के इंसान की उसकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करे, यूजली अ फेमस पर्सन, अबाउट अ फेमस पर्सन. तो ये भी किसी फेमस पर्सन के बारे में ही है, उनकी मेमोरी के बारे में कि राज कपूर ने उनको मेरा नाम जोकर मूवी में कैसे कास्ट किया था. तो इसलिए इसको हम कहेंगे मेमोर. ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone, neither I nor anyone else will be interested in the music of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So यहाँ पर शुरुआत होती है एन अपने एक्सपीरियंस को बता रही है कि एक डायरी को लिखना उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. एन को डायरी लिखना बहुत थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है. वो ये कहती है कि ऐसा फील करने की 2 वजह है. पहले तो ये है कि उसने कभी ऐसा कुछ सीरियस लिखा नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि उसे लगता है कि बाद में ना तो उसकी खुद की ना किसी और की एक 13 साल की लड़की की म्यूजिंग्स, यानी कि म्यूजिंग्स होती है थॉट्स में किसी को इंटरेस्ट होगा. तो वो कहती है कि ऐसा फील करने के मतलब ये डायरी राइटिंग करना उसको अजीब लग रहा है. उसकी 2 वजह, पहला तो ये कि उसने ऐसे कभी कोई सीरियस राइटिंग की नहीं है, और दूसरा ये है कि किस को मतलब बाद में उसको खुद को भी और इवन किसी और को भी क्या ही इंटरेस्ट आएगा कि किसी 13 साल की लड़की की सोच को, उसकी थॉट्स को कोई पढ़े. ओ वेल इट डजेंट मैटर. पर वो कहती है चलो कोई बात नहीं,
कोई क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो लिखना शुरू कर रही हूँ तो मैं करूँगी. आई फील राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. वो कहती है कि मेरा तो मन है लिखने का, और उससे मैं अपने दिल की बातें किसी को तो बता पाऊँगी, मैं अपना दिल हल्का कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो बातें हैं वो अपने दिल से वो निकालना चाहती है, फ्रॉम माई चेस्ट, फ्रॉम माई हार्ट. तो वो अपना दिल हल्का करना चाहती है, इसलिए भी उसको ये डायरी लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ये बहुत फेमस फ्रेज़ है. इसका मतलब होता है कि जो पेपर होता है ना, उसमें किसी इंसान से ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि वो सिर्फ हमको सुन सकता है. जितना हम बोलें उसको, उतना वो सुन लेगा. I thought of this saying on one of those days when I was feeling of a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. So वो कहती है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से ज़्यादा. एक दिन जब वो बहुत उदास थी, उसको बहुत उदासी फ़ील हो रहा था, उसको बहुत ही बोरिंग फ़ील हो रहा था, बहुत लिस्टलेस फ़ील हो रहा था, तो वो सोच रही थी कि घर में रहे या बाहर जाए. उसको ऐसा लगा कि घर में रहे या बाहर जाए. तब उसके माइंड में ये आइडिया आया कि चलो कुछ पेपर पे ही लिखा जाए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी उसको घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, किसी से अपने मन की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो अब उसको लगा कि चलो कुछ लिखते हैं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. सो आखिर में वो वहीं बैठ गई जहाँ पर वो ये बात सोच रही थी. एंड आई वॉज ब्रूडिंग मतलब गहरी उदासी, बहुत ज़्यादा, जो अपसेट होता है ना, डीपली अपसेट, बहुत गहरी उदासी में सोचते हुए. तो ये बहुत गहरी उदासी में सोचते हुए उसने सोचा, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary. तो वो कहते कि हाँ, पेपर के पास तो ज़्यादा पेशेंस, और ये खुद भी नहीं चाहती कि कोई और इसकी ये स्टिफ बैक नोटबुक पढ़ ले, जो कि ये इसकी खुद की डायरी है. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट डिफरेंस. तो मतलब कभी उसको कोई अगर दोस्त मिल भी गया, रियल दोस्त मिल भी गया, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि उसको लगता है कि कागज़ जो है ना, उसमें सच में ही काफ़ी, मतलब इट डज़ हैव मोर पेशेंस, मतलब सच में काफ़ी पेशेंस होता है, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहती कि और किसी को ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक है, ये स्टिफ्ड बैग नोटबुक का मतलब यहाँ पर है कि जो डायरी है ना, ये जो नोटबुक है, इसका जो कवर है काफ़ी स्टिफ है, मतलब काफ़ी मोटी कवर वाली ये डायरी है. मतलब वो ये नहीं चाहती कि कोई इस स्टिफ बैग नोटबुक को पढ़े जब तक कि कोई उसे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए. हाँ, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या लिखती है. मतलब वो यहाँ बता रही है हमें कि वो इस डायरी में वो सब कुछ लिखेगी जो वो किसी और को, किसी इंसान को नहीं बता सकती. इसका मतलब ये है कि वो इस डायरी में बिना हेजिटेशन के अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करेगी, लिखेगी. चलिए आगे पढ़ते हैं. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो ये कहती है कि अब चलिए पॉइंट पर आते हैं, मतलब पॉइंट पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे. मतलब डायरी शुरू करने की वजह क्या है, द रीज़न दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब डायरी को लिखना शुरू करने की वजह क्या है. वजह ये है कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड. मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, उसके पास सच में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो ये डायरी लिखेगी. नेक्स्ट पढ़ते हैं. Let me put it more clear, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. वो ये कहती है कि मैं ज़्यादा क्लियर करती हूँ उस बात को, और कोई मुझे यकीन भी नहीं करेगा. मतलब ये कहती है कि मैं ये बात क्लियर कर रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है. एंड आई एम नॉट. I have loving parents, a 16-year-old sister, and they're about
देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो वो कहती है कि हम, पर मैं अकेली तो नहीं हूँ, वैसे देखा जाए तो मैं इतनी भी अकेली नहीं हूँ। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे पास एक बड़ी बहन है, ये 13 ईयर्स की और इसकी बहन 16 ईयर्स की, तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस कि वो इससे बड़ी है। और मेरे पास ऐसे 30 लोग हैं, अबाउट 30 लोग हैं मेरे पास ऐसा कहने के लिए, जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। तो वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है, उसके पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की बहन है, ऑलमोस्ट 30 फ्रेंड्स हैं उसके। लेकिन हाँ, फिर भी उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इतना कोई अच्छा दोस्त नहीं है जिन पर वो पूरी आंख बंद करके भरोसा कर सके और बिना किसी हेजिटेशन की अपनी सारी फीलिंग्स को बता सके। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास प्यारी प्यारी आंटीज़ हैं, एक बहुत ही अच्छा घर है, मेरे पास सब कुछ है। बट मतलब ऊपर ऊपर से देखिए, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो मेरे पास सब कुछ है, बस मेरे पास क्या नहीं है, माई वन ट्रू फ्रेंड। मतलब इसके पास एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं है इसके पास, मतलब एक अच्छा सच्चा सच्चा दोस्त नहीं है इसके पास। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मतलब दोस्त नहीं है, दोस्त तो है मेरे पास, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। और मैं अपने दोस्तों के साथ बस मस्ती ही सोचती हूँ, मतलब मैं सिर्फ उनके साथ गुड टाइम स्पेंड करती हूँ, जैसे अक्सर बच्चे करते हैं अपने दोस्तों के साथ, मैं उनके साथ मतलब इंजॉय करती हूँ, फ़न करती हूँ। लेकिन ऐसे किसी से बिना हेजिटेशन कि मैं अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी इनर फीलिंग्स को बता पाऊँ, ऐसा तो मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। ये कहती है कि वो उनसे रोज़मर्रा की बातें तो करती है, मतलब ऑर्डिनरी थिंग्स वाली बातें जो उनके साथ करती है, बट वो उसकी असली फीलिंग नहीं है। मतलब ये जो डेली वाली बातें हैं ना, एवरीडे थिंग्स, अबाउट अबाउट एवरीडे थिंग्स, ये उनके साथ वो सारी बातें करती है, उनके साथ एंजॉय करती है, लेकिन ये वो असली बातें नहीं है, ये उसकी वो असली फीलिंग्स नहीं है जिनको वो शेयर करना चाहती है। मतलब वो कुछ बहुत डीप सोचती है जिसको वो अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाती है। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। वो कहते हैं कि दोस्ती ना गहरी नहीं हो पाती, मैं किसी से क्लोज़ नहीं हो पाती, और यही प्रॉब्लम है कि मैं किसी से क्लोज़ नहीं हो पाती, इसलिए मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं बन पाता। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। शायद ये मेरी गलती है कि हम, मतलब वो और उसके दोस्त, एक दूसरे पर भरोसा तो करते हैं पर इतना भरोसा नहीं करते, कन्फाइड नहीं करते। कन्फाइड होता है कुछ पर्सनल थिंग्स बताना प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। तो मतलब वैसे तो ट्रस्ट करते हैं, मतलब बातें भी शेयर करते हैं, लेकिन हाँ, ये मेरी ही गलती है, शायद मेरी ही गलती है कि मैं इतना तो ट्रस्ट नहीं करती किसी पर भी कि मैं अपनी कोई भी बात बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के किसी किसी अपने किसी दोस्त को बता पाऊँ। मतलब मैं इतना भरोसा नहीं करती किसी पर, मतलब कन्फाइड नहीं कर सकती मैं, शायद ये मेरी ही गलती है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। वो कहती है कि अब जो है सो है, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ द थिंग्स आर, मतलब जो है सो है, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। अब ये तो नहीं है ना कि मेरे लिए वो बदल जाए, मतलब ठीक है जो है सो है, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे लिए तो नहीं बदलने वाले हैं, मैं क्योंकि मैं वो नहीं बदलेंगे तो मैं उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी। इसीलिए मैंने ये इस डायरी को अपना दोस्त चुना है और इसी वजह से मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया है, ताकि अपनी बातें किसी को तो एटलीस्ट, मतलब इस डायरी को ही, इस पेपर को ही बता सकूं और अपना दिल हल्का कर सकूं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। तो वो कहती है कि बड़ा ही लंबा समय लगा है, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है ही मेरी। सो अपनी इस इमेजिनेशन वाली
मतलब सोची समझी हुई इमेजिनेशन वाली दोस्त है, इस दोस्त की इमेज को और ज़्यादा रियल बना ली। मतलब मेरी ये जो इतनी बड़ी मुश्किल से मुझे दोस्त मिली है जिसका नाम मैंने किटी रखा है, ये मेरी इमेजिनेशन में, तो इसकी इमेज को और ज़्यादा रियल बनाने के लिए मैं सिर्फ इसमें ड्राई फैक्ट्स नहीं लिखूँगी जैसे आम लोग अक्सर अपनी डायरी में लिखते हैं। मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखूँगी जो कि अक्सर लोग करते हैं, मैं तो इसमें अपनी फीलिंग्स लिखूँगी, क्योंकि मैं इस डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और इसी वजह से मैंने इस डायरी का एक नाम भी रखा है जिसका नाम है किटी। सो वो चाहती है कि डायरी उसकी दोस्त बने और उस दोस्त का नाम होगा किटी, यानी अब से डायरी को वो एक फ्रेंड की तरह बात करेगी और इसको डियर डायरी नहीं बोलेगी, इसको डियर किटी बोलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? ये क्वेश्चन है कि डायरी राइटिंग करना एन फ्रैंक को अजीब क्यों लग रहा है। ये हमने शुरू में ही पढ़ा कि राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक बिकॉज शी हैड नेवर written anything before in a diary as she has received it as a gift on her 13th birthday। तो उसको पहले कभी तो डायरी मिली नहीं थी, ये इसकी डायरी इसको अपने 13th बर्थडे पे मिली थी। और दूसरी बात ये कि इस तरह से पेपर पे अपनी फीलिंग्स लिख देना उसने ऐसा कभी किया नहीं था, तो उसने अपनी इसलिए उसको ये थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन इसने फिर इसी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और इसका एक नाम भी रखा और वहाँ से वो अपनी फीलिंग्स को भी लिखती रही। और however she also felt that no one would be interested in the musings of a 13-year-old school girl। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं ये डायरी लिखूँगी। और इसलिए इसको ये बहुत पहले शुरू में बहुत अजीब भी लगा। इसके दो ही रीज़न हैं, पहला तो ये है कि उसने ये सब कभी किया नहीं था और दूसरा ये कि वो डायरी लिखेगी तो उसे पढ़ेगा कौन, कौन उसके इंटरेस्ट में उसकी थॉट्स में इतना इंटरेस्टेड होगा कि उसको पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। वो इसलिए डायरी रखना चाहती है कि बिकॉज शी यूज़ टू फील लोनली एंड अपसेट एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स। उसके पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसलिए उसको काफ़ी लोनली और अपसेट फील होता रहता है। तो और वो अपने जो उसके मन में काफ़ी सारे बर्डन्स हैं, वरीज़ हैं जो अपने मन में अपने दिल में वो रखती है, वो चाहती है कि वो इन सब चीज़ों को बाहर निकाले। शी वॉन्ट्स टू कन्फाइड हर सीक्रेट्स एंड ट्रीट इट एज अ ट्रू फ्रेंड, इसलिए वो डायरी रखती है। Why did N think she could confide more in a diary than in people? वो एक लाइन भी तो कहती है, ये वाली लाइन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो इसका रीज़न यही है कि वो विश्वास नहीं कर पाती। शी कुडंट कन्फाइड इन पीपल। उसको लगता है कि लोग एक तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसकी बात सुनने में, और दूसरी चीज़ कि वो खुद भी नहीं बताना चाहती, वो खुद भी इतना ट्रस्ट किसी पर नहीं करती कि कोई उसकी बात को सुने या वो बताए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं न्यू पैराग्राफ से। यस, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। सो कहती है कि अगर वो सीधा ही किटी यानी कि अपनी फ्रेंड अपनी डायरी से बातें लिखने लगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो चाहती है, मतलब खुद किटी भी कहाँ समझ पाएगी उसकी बात को। अगर वो सीधा अपनी बात करने लग जाए किटी से तो नहीं समझ पाएगी ना किटी कि वो कह क्या रही है, क्योंकि अब तो वो उसे एक दोस्त समझ रही है, तो दोस्त को तो अपनी सारी बात बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले वो अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देगी अपनी फ्रेंड किटी को, अपनी डायरी को। भले ही ये उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो करेगी। मतलब उसको नहीं पसंद अपने बारे में ऐसे किसी को ब्रीफ स्केच देना, लेकिन अब उसने दोस्त बनाया है तो भाई वो दोस्त बनाया है तो वो किटी को अपनी पूरी बात भी बताएगी, अपनी पूरी स्टोरी बताएगी। तभी तो फिर रोज़ अपनी डायरी को अपनी मन की बातें लिखेगी। जैसे हम अपना दोस्त बनाते हैं किसी इंसान को, तो पहले हम उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको अपने बारे में बताते हैं, तभी तो फिर हम उससे अपनी बातें शेयर करते हैं। तो बिल्कुल अब ये भी इसके साथ ऐसे ही करेगी। वो बताती है, My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। सो बताती है कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत ही मतलब सबसे प्यारे
फादर हैं वो द मोस्ट एडोरेबल फादर हैं वो। जब उनके पापा की शादी हुई थी उनकी मदर से, तब उनकी एज 36 थी और इनकी मदर की 25 थी, मतलब काफ़ी एज गैप था, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का। तो बताती कि उसके पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं, और पापा की शादी तब हुई थी जब वो 36 साल के 36 ईयर्स के थे और उसकी मम्मी 25 की थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट एक सिटी है आई गेस, ये जर्मनी में है इतना मुझे पता है। सो फ्रैंकफर्ट में हुई थी, ये पैदा हुई थी इन जर्मनी इन 1926 एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। तो ये 3 साल छोटी है इससे। तो एन की जो बड़ी बहन है उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था और एन का 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो वे कहती है कि जब एन 4 साल की हो गई उसके बाद वो फ्रैंकफर्ट से फिर हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड्स में आ गई। फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में और हॉलैंड जो है वो नीदरलैंड में, यानी कि वो जर्मनी से शिफ्ट हो गए 1933 में जब एन 4 साल की हुई नीदरलैंड्स की तरफ, नीदरलैंड्स में हो गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. So एन की जो मदर है एडिथ फ्रैंक, वो भी सितंबर 1933 में हॉलैंड गई अपने हस्बैंड के साथ ऑब्वियसली, बट ये दोनों बहनें जो हैं ये इनको एचेन, ये भी कोई जगह है, वहाँ पर इनको भेजा इनकी दादी के पास रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। तो फिर कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद हॉलैंड में जब इसके मम्मी पापा वहाँ पे सब सेटल हो गए, उसके बाद जो बड़ी बेटी थी उनकी उसको भेज दिया गया दिसंबर में, और 2 महीने बाद इसको खुद को भी मतलब एन को भी भेज दिया गया। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। सो वो ये कहती है कि उस वक्त उसे टेबल पर बिठाकर, मतलब इसको टेबल पर बिठाकर, छोटा बच्चा था तो टेबल पर बिठा दिया, मार्गरेट को बर्थडे गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया। यानी कि वो एक तरह से मजाक में बोल रही है, यहाँ पे ये थोड़ा फ़नी वे में बोल रही है कि वो छोटी बहन है तो छोटी बहन को बड़ी बहन को दिया गया एज अ गिफ्ट। मतलब ये पीछे पीछे गई ना अपनी माँ अपनी बहन के, तो ये पहले गई दिसंबर में बड़ी बहन, तो जब फेब में शायद इसकी बड़ी बहन का बर्थडे आता होगा, तो इसको टेबल पे बिठाकर इसको अपनी बहन को दे दिया गया कि ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारी बहन की अब यहाँ पर आ गई है छोटी बहन। मतलब ये थोड़ा फ़नी वे है, फ़नी में बताया गया कि छोटी बहन गिफ्ट है बड़ी बहन के बर्थडे के लिए। सो आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। सो एन ने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, जहाँ से उसने पढ़ाई की शुरुआत की, और वो जब तक 6 साल की नहीं हो गई, मतलब जब वो 6 साल की हो गई, वो 4 ईयर्स में उसका एडमिशन हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ पर पढ़ी। उसके बाद जब वो 6 ईयर्स की हो गई तो उसको फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ़र्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हो गया, और उसके बाद उसकी फ़र्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू हो गई। इन द 6th फॉर्म यानी कि 6th क्लास में माई टीचर वॉज मिसेस Cuprous, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो जब वो 6th फॉर्म में गई तो उसकी एक टीचर थी मिसेस क्यूपरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस भी थी, और इस साल के एंड में जब एन स्कूल छोड़ती है, अब उसको दूसरे स्कूल में जाना था, तो टीचर जो है ये इसकी वो और एन दोनों ही रोने लगे क्योंकि अब दोनों को बिछड़ना था, और ये एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था क्योंकि अब एन को अपनी टीचर को, जो कि उसकी फेवरेट टीचर भी अक्सर मतलब होगी ये, उसको छोड़ के जाना पड़ा। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with the little celebration. तो बताते हैं कि 1941 की गर्मी में ग्रैंडमा बीमार हो गई और बीमारी की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन की वजह से मतलब बड़ी चीज़ हो गई ना घर में, थोड़ी सी ट्रेजेडी टाइप हो गई, तो इस वजह से उनका जो बर्थडे था उसमें कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। और
ग्रैंड माँ मर गई। फिर ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, तो जनवरी 1942 में ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। वो कहती है कि एन कहती है कि कोई नहीं जानता कि वो उनके बारे में कितना सोचती है, वो उन्हें आज भी बहुत प्यार करती है। मतलब अपनी दादी के लिए कह रही है कि अपनी दादी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कोई नहीं बात समझता ये, क्योंकि जब इनकी डेथ हुई तो ये काफ़ी छोटी थी, लेकिन ये बहुत प्यार करती है अपनी दादी को। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड grandma's कैंडल वॉज lit along with the rest। सो 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन उसने पिछले साल ही मिस किया था। और मतलब जब उसकी दादी जब एक्सपायर हुई 1942 में, तब उस मतलब सॉरी 1941 में जब उसकी दादी हॉस्पिटल में थी और उसका बर्थडे मिस हो गया। अब उसके बाद उसकी दादी मर गई, तो उसके बाद जब 1942 में उसका बर्थडे आया तो उसका सेलिब्रेशन हुआ 1942 में, जो कि 1941 के बर्थडे का भी कंपनसेशन था, जो कि पिछले साल उसने मिस किया था ना दादी के ऑपरेशन की वजह से। तो उस दिन उसने अपनी दादी की याद में एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाई। सो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि 1941 में जब एन का बर्थडे आया तो दादी हॉस्पिटल में थी, ग्रैंड माँ जो थी वो हॉस्पिटल में थी, तो इस वजह से एन का बर्थडे सेलिब्रेट, जो ये केक बना देते हैं, चलो ये कैंडल सेलिब्रेट नहीं हो पाया। अब जब 1942 में इसका बर्थडे आया तो दादी तो मर चुकी थी, तो अब जो है इस साल का बर्थडे का भी जो सेलिब्रेशन था और इसका भी जो बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा सा मना। ठीक है, मतलब वहाँ पर कंपनसेशन हो गया, पिछले साल के बर्थडे को कंपनसेशन कर लिया। और उस दिन उसने अपनी दादी की याद में एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों फैमिली जो है अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, द सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सो वो कहती है कि जो इनकी फैमिली जिसमें 4 लोग हैं, उसके पापा, मम्मी, उसकी बहन और वो खुद, अभी भी हम लोग ठीक हैं। अब वो अपनी कहानी मतलब ये डायरी लिख रही है, ये 20 जून 1942 की करंट डेट तक ले आई है। मतलब उसने अपनी सारी जो बैकग्राउंड स्टोरी थी डायरी को बता दी है, क्योंकि हमने पढ़ा ना 12th, अच्छा 12 जून है, सॉरी 28 नहीं है 12 जून, लेकिन यहाँ तो 28 जून है। अच्छा इसका बर्थडे 12 जून था, तो 12 जून को इसकी डायरी मिली और ऑलमोस्ट एक वीक में इसने अपनी स्टोरी का पूरा बैकग्राउंड डायरी को बता दिया, धीरे धीरे करके। एकदम से तो लिखा भी नहीं होगा कि बर्थडे आ जाए तो आज से लिखना चालू कर दिया। और इसने ऑलमोस्ट एक वीक में अपनी लाइफ की इतने जो भी इसकी लाइफ में जो भी हुआ, कोई छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब टिल 20 जून 1942 तक की इसने अपनी लाइफ डायरी को बता दी है। सो वो अपनी कहानी 20 जून 1942 की करंट डेट तक ले आई है और अब उसने अपनी डायरी को ऑफिशियली डेडिकेट कर दिया है। मतलब अभी ये अपनी डायरी को लिखेगी रोज़ में। तो ये समझने वाली बात ये है कि ये पार्ट बेसिकली एन की, जो ये हमने पढ़ा सब कुछ, ये जो बैकग्राउंड स्टोरी थी, ये जो पार्ट है ये बेसिकली एन की फैमिली का बैकग्राउंड और चाइल्डहुड का एक छोटा सा स्केच है, जिसमें उसके पापा, मम्मी, उसकी बहन, उसकी दादी, उसकी स्कूल लाइफ, उसकी स्कूल की एक टीचर जिसको वो आज भी बहुत याद करती है, वो सब उसने अपनी आज तक की मतलब 1942 जून 20 जून 1942 तक की अब तक की लाइफ की हर एक छोटी बड़ी बात अपनी डायरी को बता दी है एज अ बैकग्राउंड। अब हम पढ़ते हैं आगे, उससे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो पहला क्वेश्चन है, वाई डज एन प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। क्यों ब्रीफ स्केच दिया उसने, ऐसे भी तो लिखना शुरू कर सकती थी। वो उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि शी वॉन्टेड टू डिस्क्राइब हर फैमिली, हर स्कूल, हर एंड अबाउट हर सेल्फ, ताकि जो डायरी है उसको एक कुछ कनेक्शन मिल सके। रीडिंग हर डायरी वुड हेल्प द रीडर, मतलब द डायरी itself develop some sort of connection with her and all the activities that were happened around her that at time। तो वो एक ब्रीफ स्केच इसलिए देना चाहती थी क्योंकि वो डायरी को पूरा एक बैकग्राउंड बताना चाहती थी कि डायरी
ताकि डायरी उसकी मन की फीलिंग्स को समझ पाए। अब वो उसे अपना दोस्त बनाया है ना, तो दोस्त को तो अपनी पिछली बातें बतानी होती है ना, तभी तो वो हमसे कनेक्ट कर पाएगा। तो अपने आप से कनेक्ट करने के लिए टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद हर, एन ने एक ब्रीफ स्केच दिया है अपनी लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। क्या चीज़ बताती है कि जो ये एन है अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। तो हमें जैसे बताया गया कि ये अपनी दादी के पास गई थी रहने, जब इसके मम्मी पापा हॉलैंड में शिफ्ट हो रहे थे। वहीं से ये अपनी दादी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो गई, मतलब शी वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड रॉट अबाउट हर इन हर डायरी एज वेल। तो जब 1942 में उसकी दादी की डेथ हो गई, उसके बाद जब उसका बर्थडे आया तो उसने एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई अपनी दादी के लिए, और उसने अपनी इस डायरी में भी कहा है कि यहाँ पर कहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे लिखा है नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो ये लाइन भी हमें बताती है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। शी वॉन्टेड टू कन्वे थ्रू दिस मैसेज हाउ क्लियरली, हाउ डियरली शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, एंड ऑन हर 13th बर्थडे शी लिट अप वन कैंडल। ये अपने बर्थडे केक के साथ जो कैंडल जलाई थी, उसके साथ उसने एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाई टू एक्सप्रेस हर लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर हर बिलवेड ग्रैंड मदर, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये डायरी लिखेगी। सो इन्होंने शुरू की है अपनी डायरी लिखना सैटरडे 20th जून 1942। तो यहाँ पे डेट भी लिख दी है इन्होंने, यानी उस दिन से एन ने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया था, अपनी डायरी में एंट्री की थी। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी। किटी अपनी डायरी का नाम लिखा है इन्होंने। ये डायरी मतलब एन अपनी डायरी को किटी कहकर एड्रेस करती है, जैसे कि दोस्त को करते हैं ना हम, ऐसे जैसे दोस्त को लेटर लिखते हैं डियरेस्ट, फिर भी दोस्त का नाम लिखते हैं, ऐसे ही लिखा है। अब ये कुछ बात बता रही है, हम उसको पढ़ते हैं। आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब होता है कि डर से और नर्वसनेस से शेक करना, ठीक है। तो हमारी पूरी क्लास डर रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teacher decide who will move up to the next form and who will kept back। तो एन कहती है कि उनकी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा नर्वस है। इसका बेसिकली मतलब होता है नर्वस होना, डर 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 से नर्वस हो जाता है ना। पूरी क्लास बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें टीचर ये डिसाइड करेंगी कि कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जाएगा, मतलब अगली क्लास में प्रमोट होगा, और कौन सा बच्चा उसी क्लास में रुक जाएगा, मतलब कि फ़ेल हो जाएगा। तो कौन सा बच्चा पास होने वाला है और कौन सा बच्चा फ़ेल होने वाला है। तो मतलब रिज़ल्ट का दिन आने वाला है, तो रिज़ल्ट आने वाला है बेसिकली। तो हम जैसे हम बच्चे डरते हैं ना अपने रिज़ल्ट वाले दिन, नर्वस तो होते ही हैं। अगर बहुत अच्छा पेपर भी है तब भी बच्चे थोड़ा सा नर्वस तो होते ही हैं रिज़ल्ट को लेकर। तो बस वही है, यहाँ आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है सब बच्चों का, क्योंकि जो बच्चों का रिज़ल्ट आने वाला है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स। GN and I laughed. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. So आधी क्लास ने तो शर्त लगाई है, बेट किया है उसने, मतलब बच्चों ने शर्त लगाई है कि कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल होगा। एन और उसकी फ्रेंड GN, ये GN उसकी फ्रेंड है। GN एंड आई, मतलब ये GN जो है इसकी फ्रेंड का कुछ इनिशियल्स हैं, मतलब नाम तो है कुछ, शायद आगे पता चल जाएगा हमें। तो GN और इसकी जो फ्रेंड है, मतलब GN और ये खुद, ये इस बात पर हंसते हंसते पागल हो जाती हैं, और ये दो लड़कों पर हंस रही हैं, CN और जेकस। ये भी कोई सी का नाम है, शायद आगे पता चल जाएगा हमें। सो एन और उसकी फ्रेंड GN हंसते हंसते पागल हो जाती हैं दो लड़कों पर, जिनके नाम है CN और जेकस। जो क्यों हो जाती है पागल? क्योंकि इन्होंने शर्त में अपनी पूरी हॉलीडे की जो इनकी सेविंग्स थी वो शर्त में लगा दी है। तो अगर ये हार गए दोनों, तो इनकी जो हॉलीडे सेविंग्स थी, पूरी की पूरी जो हॉलीडे सेविंग्स थी, वो इनसे खो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों सहेलियाँ GN और एन हंस रहे हैं CN और जेकस पे कि देखो ये शर्त लगा रहे हैं, वो भी अपनी पूरी हॉलीडेज़ की सेविंग को इन्होंने स्टेक पे लगा दी है।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. येस यू आर. नो आई एम नॉट. इवन जीज pleading glances in my angry outburst can't calm them down. दिन भर क्लास में, मतलब पूरा दिन क्लास में बच्चे इसी बात पर बात करते रहे कि हाँ तुम तो पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं तो नहीं होऊंगा, हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. मतलब ये इसी में बच्चे लगे रहे कि हाँ तुम पास हो जाओगे मैं नहीं होऊंगा, या मैं पास हो जाऊंगा तुम नहीं होगे. और जो जीएन है, मतलब ये जो जीएन की फ्रेंड है, जीएन के समझाने पर भी वो चुप नहीं होते हैं. मतलब जीएन उन्हें समझाती, इवन जीज प्लीडिंग क्लेंसेस एंड माई एंग्री वर्ड्स कांट काम दम. मतलब जीएन जो है उन्हें समझा रही है और एन जो है उन पर गुस्सा हो रही है, तब भी वो चुप नहीं हो रहे, फिर भी वो ये सब बातें कर रहे हैं कौन पास होगा कौन फेल होगा. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. एंड यहाँ पर कहती है कि अगर उससे पूछा जाए ना तो लगभग क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी कि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी कि ऑलमोस्ट 25%, या फिर हम कहें कि 1/4 ऑफ द क्लास, दोनों एक ही चीज़ें. मतलब क्वार्टर यानी कि ऑलमोस्ट 25% बच्चे फेल होने चाहिए. वो कह रही है कि अगर मुझसे पूछा जाए ना, एन कहती है अगर मुझसे पूछा जाए ना कि कितने बच्चों को फेल करना है या कितने बच्चों को पास करना है, तो कम से कम 1/4 यानी कि 25% बच्चों को तो फेल होना चाहिए. लेकिन टीचर्स तो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब वो तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. टीचर्स को ये अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर बोल रही है दुनिया का. तो वो कहती है कि भाई टीचर्स का तो हमें कुछ पता नहीं है, किसको पास करें किसको फेल करें, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते. लेकिन हाँ, अगर उससे पूछा जाए तो कम से कम 1/4 बच्चों को फेल हो जाना चाहिए, बाकी 3/4 को ही पास होना चाहिए. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. एनी वे all we can do is wait. Until then we keep telling each other not to lose heart. एंड यहाँ पर कहती है कि वो और उसकी दोस्त जो लड़कियाँ हैं, गर्ल फ्रेंड्स मतलब उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स जो हैं, वो तो सब पास हो जाएंगी. वी विल मेक इट, मतलब हम तो पास हो जाएंगे. मतलब एन को लगता है कि हम तो भाई पास हो जाएंगे, बस मैथ्स का थोड़ा डाउट है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. बस मैथ्स को लेके थोड़े से उसको डाउट है. खैर अभी तो सभी को वेट करना ही है और एक दूसरे को हमें हिम्मत देते रहना है, मतलब हमें दिल छोटा नहीं करना है. मतलब वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट. तो जब तक रिजल्ट नहीं आता हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें एक दूसरे को हिम्मत देनी है बेसिकली. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. देयर आर 9 of them, 7 men, 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब यहाँ पे ये एन कहती है कि वो अपने टीचर के साथ अच्छी उसकी बनती है. वो कहती है कि मेरी ना सब टीचर्स का अच्छी बनती है, जितने भी टीचर्स हैं स्कूल में मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप है. उसके स्कूल में 9 टीचर, मतलब उसको जो पढ़ाते हैं वो 9 टीचर्स, जिसमें इसके 7 तो मेल हैं और जो 2 हैं वो फीमेल हैं. और उनमें सबसे सीनियर है मिस्टर कीजिंग ओल्ड फॉर. इसका मतलब होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन. तो जो इसके मैथ्स के टीचर है ना, बस वही उसको परेशान करते हैं. मतलब ही वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, मतलब वो उससे परेशान है. मतलब ये वो नहीं परेशान करते, ये उन्हें बहुत परेशान करती है. मतलब ये उन्हें कई सालों से बहुत ज़्यादा मिस्टर कीजिंग को परेशान कर रही है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ही ज़्यादा बात करती है. तो मैथ्स के टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं है. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क इन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है चैटर बॉक्स के ऊपर. तो कई वार्निंग्स के बाद भी मिस्टर कीजिंग बहुत ही उसको डांटते हैं, बात एक्स्ट्रा बात मतलब ये बहुत ज़्यादा बातें करती है. तो इसको मिस्टर कीजिंग ने एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया है कि उसको एक ऐसे लिखना. टॉपिक है अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स होता है बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला इंसान, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला.
तो अ चैटर बॉक्स, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो एन सोचती कि चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे इसमें क्या ही लिखा जाएगा। फिर उसने डिसाइड किया कि चलो बाद में सोचेगी, इसलिए उसने सिर्फ टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया और चुपचाप उसको अपने बैग में रख दिया उस नोटबुक को। और अब चुप रहने की कोशिश की कि चलो अभी तो मैं चुप हो ही जाती हूँ। That evening, after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. So शाम तक उसका जो नॉर्मल होमवर्क था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसे याद आया कि अरे उसको तो वो ऐसे लिखना है। तो ये उसके बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी और अपना फाउंटेन पेन का जो टिप था उसको च्यू कर रही थी, जैसा अक्सर बच्चे करते हैं। तो वो सोचे चली जा रही थी कि भाई मैं क्या लिखूं इस एस्से के बारे में। और वही सोचते सोचते उसने अपना पेन का जो टिप था, जो कैप होता है पेन का, उसको चबाना शुरू कर दिया। 19% बच्चे ऐसा काम करते हैं, अपने पेन की जो टॉप होता है उसको चबाते रहते हैं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब एन कहती है कि कोई भी बस खाली खाली लाइन्स लिख सकता है इससे में, मतलब वो कह रहे कि कोई भी बस खाली लाइंस लिख सकता है ऐसे में, लेकिन असली चैलेंज ये था कि ऐसे पॉइंट्स पर ऐसे लिखा जाए जो प्रूव करे कि बात करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कह रही कि चैटर बॉक्स पे ऐसे ऐसे तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन चैलेंज ये है, मतलब सर ने मुझे जो ये क्वेश्चन दिया है, चैलेंज दिया है, मुझे इसको अच्छे से करना है और मुझे ये एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना, और मुझे अपने ऐसे में ये बताना है कि बात करना क्यों ज़रूरी है। नेसेसिटी ऑफ टॉक को प्रूव करना है, मतलब वो ये प्रूव करना चाहती है कि जो वो करती है, बातें बहुत ज़्यादा करती है, वो कोई फालतू का काम नहीं है, वो बहुत ज़रूरी काम है। I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages Mr. Keesing has assigned me and was satisfied. I argued that talking is student trait and that I would do my best to keep it under control, but that would I never be able to curb myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that's not much you can do about inherited traits. सो ये कहती है कि मैंने, मतलब एन ने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, फिर उसको एक आइडिया आया। अब उसने अपना एस्से लिखना चालू किया। उसने अपने एस्से में एक आर्ग्यूमेंट दिया उसने कि ज़्यादा बात करना एक स्टूडेंट की नेचुरल हैबिट हो सकती है और वो कोशिश करेगी कि इसे कंट्रोल में रखे। मतलब मिस्टर कीजिंग ने तो दिया है ना उसको टॉपिक, और उसको लिख रही है, वो कह रही है कि भाई हाँ, कि मतलब किसी स्टूडेंट का ट्रेट हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा बात करना एक स्टूडेंट की नेचुरल हैबिट हो सकती है, और वो कोशिश भी करेगी कि भाई वो इसको कंट्रोल में करे। तो एन कहती है कि वो अपनी बात करने की आदत, लेकिन मतलब वो ये कंट्रोल में तो कर लेगी, वो ऐसा कोशिश भी करेगी। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़िया कोशिश करेगी कि वो अपनी इस आदत को कंट्रोल में करे। लेकिन एन फिर क्या कहती है कि वो अपनी बात करने की आदत कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो आदत उसको उसकी माँ से मिली है। उसकी माँ भी उतनी ही बात करती है जितनी वो करती है, मतलब शायद उससे भी ज़्यादा। मतलब ये कह रही है कि उसकी जो मदर है ना, वो उससे भी ज़्यादा बात करती है और ये उसको इनहेरिट है। तो एन यहाँ कह रही है कि वो अपने बात करने की आदत कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसकी माँ भी उतनी ही बातूनी है, शायद उससे भी ज़्यादा बातें करती है। फिर वो कहती है कि भाई ये इनहेरिटेड ट्रेट है, मतलब ये जो आदत है ना बहुत ज़्यादा बात करने की, उसको उसके पेरेंट्स से आई है, जिसे बदल लेना या कंट्रोल में, मतलब बदल लेना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा होता है, अब जैसे किसी की हाइट उसके पेरेंट्स जितनी है, अगर उसके पेरेंट्स की हाइट कम है
उसकी कम है तो वो कुछ भी कर ले, उसकी हाइट 1-2 इंच बढ़ जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। या अगर उसके पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी हाइट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, वो अपनी हाइट को चाहकर भी नहीं रोक सकता। तो जो चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं उस पर हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि मुझे ये बात करने की हैबिट मेरी मदर से आई है, जो कि मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. So Mr. Keesing, जो कि इसके मैथ्स के टीचर हैं, अब वो इसका ये एस्से पढ़ा उसको एस्से को, लेकिन अब वो क्या बोलते हैं, लेकिन अब उन्होंने अगले लेसन में, लेकिन जब जो ये क्या नाम है इसका जब अपने अगली क्लास में अगले लेसन में ये फिर से बातें करती रहती है तो अब उसे वो फिर से एक और असाइनमेंट दे देते हैं। अब उसे एक और सेकेंड एस्से लिखने को बोल देते हैं कि तुम ये सेकेंड एस्से लिखो, और टॉपिक है एन इनकॉरेबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी सुधर नहीं सकता। इसका मतलब होता है सुधर, मतलब यानी इनकॉरेबल समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, मतलब जो कोई सुधर नहीं सकता। तो उसने मैथ्स टीचर ने एक ऐसा टॉपिक दिया कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी सुधर नहीं सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। सो एन ने ये ऐसे लिख कर दिया, उसके बाद 2 क्लास तक मिस्टर कीजिंग उससे कोई कंप्लेंट नहीं करते, राइट। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack, Quack, Quack," said Mistress Chatterbox. तो लेकिन अब वो फिर से उसने अपनी आदत नहीं बदली, मतलब सेकेंड एस्से भी लिख लिया उसने, लेकिन फिर से वो बात की जा रही है। अब तीसरे लेसन तक मिस्टर कीजिंग का पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने इनको एक और ऐसे लिखने को कहा जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटरबॉक्स की, मतलब जो मिसेस चैटरबॉक्स है ना, मतलब ये जो एन है ये एक डक की तरह, मतलब डक की तरह है, इसको डक की तरह ट्रीट करते हैं और वो यहाँ पर इसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं कि तुम सारा दिन क्वैक 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 ही करती रहती हो। तो बेचारी का यहाँ एक तरह से मजाक बना रहे हैं ये। अब द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatter boxes. अब टीचर क्वैक 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 बोल रहा है इसको कि तुम डक की तरह सारे क्वैक क्वैक करती रहती हो, तो पूरी, अब मैथ्स टीचर के ऐसे बिहेवियर से पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। एन को भी हंसी आ जाती है, लेकिन वो सोचती है कि अब उसके पास चैटर बॉक्स के टॉपिक पर एक नया आइडिया से लिखना पड़ेगा, और उसके पास तो वो चैटर बॉक्स वाले आइडिया ख़त्म भी हो गए हैं। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, मतलब कुछ और नया सोचना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन गुड who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. अब एंड डिसाइड करती है कि इस बार कुछ अलग और ओरिजिनल लिखना होगा। उसकी दोस्त सैन जो है वो उस पोइट्री लिखने में अच्छी है और उसे हेल्प करती है और पूरा एक एस्से को एक पोएम की फॉर्म में लिखने के लिए उसको हेल्प करती है। मतलब वो एक पोएम को, मतलब वो उसे आइडिया दे देती है इसकी जो ये दोस्त है कि तुम इस बार ना ऐसे मत लिखो, ऐसे को पोएटिक फॉर्म में लिखो, मतलब पोएम लिखो। और ये सुनकर एन जो है वो खुशी से उछलने लगती है, कूदने लगती है। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वॉज ऑन हिम। तो एन सोचती है कि मिस्टर कीजिंग उससे मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस बेकार से टॉपिक के साथ, मतलब उसको बार बार ये टॉपिक लिखने को दे रहे हैं, लेकिन अब वो एक ऐसे लिखेगी कि मजाक उन्हीं पर पलट जाएगा, मतलब वही उन्हीं पर जोक हो जाएगा। सो आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो एन यहाँ लिखती है कि एक पोएम है, मतलब एक पोएम लिखती है जिसमें एक मदर डक है, एक फादर स्वान है, जिनके तीन बेबी डकलिंग्स होते हैं, लेकिन फादर उन्हें मार डालते हैं, मतलब जो फादर डक हैं वो उन्हें मार डालते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे।
तो ये इनडायरेक्टली मिस्टर कीजिंग पर एक फ़नी कमेंट था। जैसे वो एन को पनिश करते हैं ना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, ऐसे ही ये जो फादर स्वान है ये भी मतलब ये इनको मिस्टर कीजिंग से कंपेयर कर रही है कि एन बहुत ज़्यादा बोलती है इसलिए वो उसे पनिश करते हैं। इसलिए फादर डक जो है, फादर स्वान है, उन्होंने भी अपनी फैमिली को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो यहाँ पर एक तरह से इसने अपने टीचर पर अटैक कर दिया। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जॉय द राइट वे। लकीली, खुशकिस्मती से, मिस्टर कीजिंग ने इससे बुरा नहीं माना बल्कि उन्होंने इसको मजाक ही लिया और उन्होंने एन के मजाक को एन की बात को मजाक समझकर उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट भी किया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने इस पोएम को क्लास के सामने पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने भी कमेंट्स को ऐड किया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने इसको और भी क्लासेस के सामने पढ़ा। सो मिस्टर कीजिंग ने एन की लिखी हुई पोएम में क्लास में ज़ोर से पढ़ा, अपने खुद की भी फ़नी कमेंट्स में ऐड किए, और उन्हें पोएम इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने और भी क्लासेस में ये पोएम सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन साइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। सो उस दिन के बाद से एन को क्लास में बात करने की परमिशन मिल गई और उसे फिर कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला जो कि उसको पनिशमेंट में दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेक जोक्स दीज डेज। और मतलब ये चीज़ उलझने के बजाय, मतलब पहले ये डांटते थे ना एन को बात करने की वजह से, अब उससे वो डांटने की जगह मिस्टर कीजिंग खुद भी उससे हमेशा मजाक करते रहते थे, मतलब एन से। यानी एन के क्रिएटिव और विटी रिस्पॉन्स ने उनका एटीट्यूड ही बदल दिया। सो ये ख़त्म होती है डायरी एंट्री योर्स इन ए। ये डायरी एंट्री का एक टिपिकल क्लोजिंग होता है। यहाँ एन अपने दोस्त को किटी बोलती है जो कि उसकी डायरी थी, और उसको एक लेटर की तरह लिखती है। ये एक एक्सट्रैक्टेड है इस बुक से जो मैंने आपको बताया था ना, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद द स्लाइट एडेप्टेशन। सो हमने देखा कि एन की क्रिएटिविटी और ह्यूमर ने उसके टीचर का गुस्से को ठंडा कर दिया। मिस्टर कीजिंग ने पनिशमेंट देना बंद कर दिया और ख़ुद फ्रेंडली और फ़नी बन गए। और हमें इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी विटी और पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव अप्रोच से सिचुएशन को हम कम्प्लीटली बदल सकते हैं। अब ये ओरल क्वेश्चंस है। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एन एंड व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। तो मिस्टर कीजिंग इसलिए बहुत अनॉय रहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, और इसीलिए उन्होंने उनको पनिश किया, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, उसको एसेस लिखने को बोला ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन उसने भी अपने क्रिएटिविटी से मिस्टर कीजिंग का बिहेवियर ही बदल दिया। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। उसने ये बात कहकर जस्टिफाई किया कि ये उसको इनहेरिटेड है अपनी मदर से, उसकी मदर उससे भी ज़्यादा बोलती है, इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है और वो इसको चेंज नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट एन ओवरली स्ट्रिक्ट टीचर, बट ही एक्सपेक्टेड हिज क्लास टू मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन वाई ही वॉज गिविंग हिज लेक्चर टू द क्लास। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द टीचर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो बीइंग अ टीचर, टीचर को तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता ताकि क्लास में डिसिप्लिन बना रहे और बच्चे जो वो सारा धन पढ़ाई में लगाएं। तो वैसे वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, लेकिन हाँ वो चाहते थे कि क्लास में डिसिप्लिन बना रहे। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। तो जो एन का लास्ट ऐसे था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये एक पोएम की फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पर मिस्टर कीजिंग को उसका लाइटर साइड दिखा, उसका क्रिएटिव साइड दिखा, और उसी से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। जिस तरह से शी एंड रिप्रेजेंटेड हर आर्गूमेंट्स इन अ रिदमिक मैनर। तो इस वजह से जो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज था गैप का, वो टूट गया, और मिस्टर कीजिंग जो है वो एन से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने इसको होमवर्क देना भी बंद कर दिया। सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये थी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की कहानी। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी बातों को लिखने का अपना ही एक अलग अलग मज़ा होता है। लिखने से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। एन फ्रैंक ने अपने टीचर के पनिशमेंट को भी मज़ेदार और क्रिएटिव तरीके से हैंडल किया। ये हमें ये सिखाता है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को हमेशा पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और थोड़ी सी मस्ती के साथ समझना चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप
आप और आपके दोस्त सभी इसको पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नहीं चैप्टर के साथ नहीं, इसी यूनिट की कुछ पोएम्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।